जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मिक्स क्वेश्चंस होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक प्रकार से प्रैक्टिस हो रहा है और एक्सप्लेन भी हम आपको करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का एग बाउल कहा जाता है, यानी कि अंडे का कटोरा किस राज्य को भारत में जो है कहा जाता है? अंडे का कटोरा यानी कि एग बाउल की बात करें तो यह कहा जाता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए, किसी स्थान को उसकी प्रमुख खेती के आधार पर एक विशेष नाम दिया जाता है। यह मुख्य उपज जगह में अधिकांश कृषि उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में यह सब जो है नामांकन किया जाता है। लेकिन अंडे के बड़े उत्पादन के कारण जो है आंध्र प्रदेश को एग बाउल ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता मिला है और अंडा उत्पादन मात्रा के कारण इसे इंडिया के साथ साथ एशिया का एग बाउल भी कहा जाता है। अगला देखिए, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इस राजधानी के संस्थापक कौन थे? यह होगा आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर हैदराबाद नामक एक नए शहर का नाम निर्माण किया। तो डायरेक्ट पूछेगा कि हैदराबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। और कुतुब शाह का जन्म कब हुआ? 1565 ईस्वी में। और ये जो है सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह के तीसरे पुत्र थे और इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि चार मीनार कहां है? हैदराबाद में है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले किस अधिनियम के तहत की गई थी? आप देख सकते हैं कितना रंगीन में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है। ये जो है सबसे पहला स्थापना हुआ था 1773 का विनियमन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। तो देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी, लेकिन ये जो है आपका 1773 का विनियमन अधिनियम के तहत किया गया था। लेकिन इस समय जो ये भारत का संघीय न्यायालय के रूप में मान्यता मिला था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इन्हें मान्यता दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? 34, जिनमें कि एक होता है मुख्य न्यायाधीश, बाकी के 33 जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये मुख्य न्यायाधीश का सहायक होते हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, 33 सहायक न्यायाधीश। अगला देखिए, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध जो हमारे गौ माता से जो हमें प्राप्त होती है, ये दूध जो है किस वजह से सफेद रंग का होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केसिन के कारण। तो देखिए, दूध का सफेद रंग केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। कैसिन जो है दूध में मुख्य प्रकार के प्रोटीन में से एक होता है और ये कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ मिलकर छोटे कण बनाते हैं और इन्हें मिसेल कहा जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस पहलू से संबंधित है? यानी कि संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 के बीच कौन सी बातें बताई गई है? तो यह होगा आपका भारत की नागरिकता से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता भारतीय संविधान के कौन से भाग में व्याख्या की गई है? भाग 2, ठीक ना, 2। और भारत की नागरिकता जो है कहां के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, इनमें से किसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में है? आप ऑप्शन को जरा गौर से देखिए और बताइए कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया के वियना में इनमें से कौन सा संगठन का हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? सही जवाब होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको आप लोग ओपेक कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब। इनके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर है
वियना शहर में। वियना जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया। अगला देखिए, यूएनएस का मुख्यालय कहाँ है? क्या नाम है? यूएनएस, यूएनएससी है, ठीक ना। यूएनएससी का मुख्यालय की बात करें तो ये होगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। यूएनएससी का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव की मंजूरी देने का कार्य करना है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है? मुख्यमंत्री जो एक स्टेट का मुखिया होता है, इसको कैसे चुना जाता है? तो इसको चुनते हैं चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा। तो ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है। तो देखिए, मुख्यमंत्री को राज्य में सरकार का मुखिया कहा जाता है और ये चुनाव में बहुमत प्राप्त करके दल के विधायकों द्वारा बनते हैं। अच्छा, संविधान के कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 164 कहता है ये बातें, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, और त्याग पत्र भी इन्हीं को सौंपते हैं। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? देखिए, यहां पे प्रश्न एक तो ये बनेगा कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। तो देखिए, 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई थी और जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया था। अच्छा, जयचंद जो है कौन से राजा थे? तो ये चंदावर वंश के राजपूत राजा थे, और जयचंद ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र पर शासन किया था। अगला देखिए, एक सामान्य वयस्क मानव में रक्त की कुल मात्रा कितना होता है? यानी कि हमारे एक युवावस्था में हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है, कितना लीटर? तो एवरेज में 5 से 6 लीटर माना जाता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो है वर्तमान में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी देशों के साथ साझा करती है? जरा गौर से मैप को भी आप देख सकते हैं, देखकर ही बताइए कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती है। तो ये होगा आपका 3 देश। ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन कौन है? तो देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश होगा, यहाँ पे देखिए ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश। यानी कि कुल मिलाकर 3 देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। और पश्चिम बंगाल जो है 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा ये है आपका। अगला देखिए, इनमें से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक इनमें से कौन होगा? तो सही जवाब होगा मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, बायोगैस के मुख्य घटक है 55 से 65% लगभग मीथेन होता है, और 30 से 45% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के निशान भी होते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये होगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य जज जो है नहीं रहे, तो उनके स्थान पर जो है कोई अन्य जज भी जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिला सकते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित बातें कही गई है? अनुच्छेद 60, ठीक ना, आर्टिकल 60। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा इन 3 बेल आइकन में से ऊपर वाले ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाने वाले प्रश्न में से एक प्रश्न ये बनता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही जवाब होगा 1942, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था, और मिशन का नेतृत्व एक वरिष्ठ मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, इसलिए जो इनका नाम ही रख दिया गया क्रिप्स मिशन। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स।
तो ये होगा आपका आयकर यानी कि इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो कर यानी कि जो टैक्स सीधे सरकार को दिया जाता है या सीधे करदाता पर लगाया जाता है और कर का दायित्व अन्य करदाताओं पर नहीं डाला जा सकता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर। जैसे कि आयकर, इनकम टैक्स। देखिए ये एक रोग है यानी कि बीमारी का नाम है भूरा कीट और इसको कहते हैं रतवा बीमारी। ये जो है किस फसल में लगने वाला है, ये फसल से संबंधित है। आप चित्र में ही देख पाए होंगे, ये है गेहूं। तो गेहूं में जो है भूरा कीट लगता है यानी कि रतवा बीमारी होता है। इनके अलावा पूछा जाता है कि गन्ने में मुख्य रूप से कौन सा रोग लगता है, रेड रॉट। आलू में मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है, लेट ब्लाइट। और शलजम का पूछा जाता है, इसमें होता है मोजेक वायरस। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, पोंग बांध की बात करें तो यह होगा आपका ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पोंग बांध को और किस नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर बांध कहा जाता है। पोंग बांध को पोंग जलाशय कहा जाता है या फिर पोंग बांध झील भी कहा जाता है। पोंग बांध की स्थापना कब की गई, 1975 में। कहां पर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर तैयार किया गया है। कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, सही जवाब होगा नागार्जुन सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए गुंटूर जिले में यह है आपका आंध्र प्रदेश में है और नालगोंडा जिले में तेलंगाना के बीच ये जो है आपका परियोजना है और इसका निर्माण 1955 और 1967 के बीच किया गया था। और बांध को गोदावरी पेन्ना नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए एक लिंक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अगला देखिए, वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था। वास्को डी गामा की बात करें तो ये कालीकट आया था, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए 1498 में भारत में उतरने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा ही थे और 20 मई 1498 को लिस्बन पुर्तगाल से रवाना होने के 2 वर्ष बाद वास्को डी गामा 3 जहाजों के साथ केरल के कालीकट, जिसको पहले कहा जाता था कोझिकोड। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि कालीकट का पुराना नाम क्या है, कोझिकोड। और यहीं पे भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर पहुंचे थे वास्को डी गामा और यह पहली बार था जब कोई यूरोपीय समुद्र के रास्ते भारत आया था। अगला देखिए, किस नाटक में किसानों की नील विद्रोह की स्थिति को चित्रित किया गया है, नील विद्रोह की स्थिति को चित्रित किया गया है नील दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए नील विद्रोह बंगाल में 1859 से 1860 के बीच में हुआ था और यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था और इन्होंने उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया था जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल था। तो यही है आपका नील की खेती के विरोध में जो है ये आपका ये विरोध हुआ था 1859 से 1860 में। नील विद्रोह कहां पर, बंगाल में जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अगला देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता कार्य करते हैं। तो ऑप्शन से ए सही जवाब है। तो देखिए लोक लेखा समिति को 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद पेश किया गया था और इसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, मोंटफोर्ड सुधार। और लोक लेखा समिति का काम क्या है, सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक वाला खर्च की जांच करना है और इसके अध्यक्ष जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1526 में। ये प्रश्न तो 99% स्टूडेंट जो है सही किए होंगे। पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर और लोदी साम्राज्य की हमलावर ताकतों के बीच हुआ था जो कि 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में हुई थी और इसी युद्ध के बाद जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, यही बाबर। इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है, तो यह होगा आपका एक दलीय व्यवस्था।
ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एक दलीय व्यवस्था मतलब क्या, जैसे कि भारत में एक ही कोई राजनीतिक पार्टी रहेगा तो क्या होगा, सब कल्याण हो जाएगा सबका, मतलब उसका मनमर्जी होगा, जो करेगा वही करेगा, अपने अनुसार चलेगा। तो विरोध करने वाला भी होना चाहिए, कहा जाता है ना, विरोध करने वाला रहेगा ना तब आपकी हैसियत को पता लगेगा, तब जा करके आप आगे बढ़ जाइएगा। तो मतलब विरोधी भी होना चाहिए, तब जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए एक राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं, इसलिए जो है लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक दलीय व्यवस्था होना गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही जवाब होगा, क्योंकि यहां पे पूछा था कि एक अच्छा विकल्प नहीं है। फिरोज शाह किस वंश के थे? फिरोज शाह की बात करें तो ये होगा तुगलक वंश के थे, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में, और ये अपने चचेरे भाई मुहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद दिल्ली के सुल्तान बने थे। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का शीर्षक कौन क्या है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का शीर्षक कोण की बात करें तो यह होगा 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन अक्ष वह रेखा है जिसके साथ यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपने चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, और यहाँ पे बाएं साइड में आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को अंत में शेयर जरूर करें। थैंक यू।